ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया है। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यह सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा, आज ये भारत की आत्मा, ताकत और भविष्य के इरादे की खुली तस्वीर बन गया। आज 146 करोड़ भारतीयों ने मिलकर अपने संविधान, अपने लोकतंत्र और अपने गणराज्य बनने का जश्न मनाया है, त्योहार मनाया है। और आज कर्तव्य पथ पर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति भी दिखाई और अपनी शक्ति भी दिखाई। आज के फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 29 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हुए और सबसे ज्यादा चर्चा वायुसेना के सिंदूर फॉर्मेशन की हो रही है। इसमें 2 रफाल, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 MKI और 1 जगुआर फाइटर जेट, यानी कुल मिलाकर 7 फाइटर जेट्स थे। और ये वही एयरक्राफ्ट हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल थे। ये फॉर्मेशन देखने में किसी भाले की नोक जैसी दिखती है और इसमें एडवांस्ड, तेज और घातक फाइटर जेट्स होते हैं और इनका काम होता है दुश्मन के रेडार और एयर डिफेंस पर हमला करके उसे नाकाम करना। सिंदूर फॉर्मेशन भारत की एयर स्ट्राइक की क्षमता का प्रतीक है और फाइटर जेट से किसी भी हवाई हमले की शुरुआत अक्सर इसी तरह से होती है। भारतीय सेना और वायुसेना के 3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के झंडे के साथ एक खास फॉर्मेशन में उड़ान भरी और इसका नाम है प्रहार फॉर्मेशन।
ये एक आक्रामक युद्ध की रणनीति है जिसमें सभी हेलीकॉप्टर्स तेजी से एक सीध में उड़ान भरकर दुश्मन की सीमा के अंदर तक दाखिल होकर फिर वहां पर हमला करते हैं। And over the Kartavya Path now is Prahar formation comprising one Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. और अब आपको एक और शानदार वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए। Early in the hours of Wednesday morning, missiles struck. अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। और इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे और आज आपको अपने देश की वायुसेना पर गर्व भी जरूर हो रहा होगा ये वीडियो देखने के बाद। अब आपको रफाल फाइटर जेट के कॉकपिट में हम लेकर चलते हैं और इस फाइटर जेट से इस कैमरे के जरिए आज आप कर्तव्य पथ की ये शानदार तस्वीरें देखिए। And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Paths. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी जोधपुर से उड़ान भरी है। The aircraft doing series of rolls, going up and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. आज बहुत सारे हथियार ऐसे थे जिनका पहली बार भारत ने दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है। कर्तव्य पथ पर भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई और इसका नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो होती हैं जिनकी रफ्तार कम से कम 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और हमला करते समय भारत की इस मिसाइल की टॉप स्पीड 12000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बहुत तेज रफ्तार होने की वजह से दुश्मन के रेडार समय रहते इस मिसाइल का पता ही नहीं लगा पाते और इसे हवा में नष्ट करना या इसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। ये भारत में बनी मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र में दुश्मन के वॉरशिप्स पर हमला कर सकती है और हमारे देश के DRDO के वैज्ञानिकों ने इसे भारतीय नौसेना के लिए खास तौर पर डिजाइन और डेवलप किया है। और अब DRDO की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल इसका नेतृत्व कर रहे हैं
उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं परियोजना निदेशक श्री ए प्रसाद गौड़। DRDO हमारी रक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस कर रहा है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलायमान लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। भारतीय वायुसेना ने आज पहली बार इस परेड के दौरान अपना सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम दिखाया, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकता है और यह सेना का सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाला रॉकेट सिस्टम है, जिसे भारत में ही बनाया जा रहा है। Of firing a shell within 12 seconds and swiftly changing position to evade enemy counteraction. And now Lieutenant Mehak Bhati is leading the Suryastra Universal Rocket Launcher System. आज की परेड में पहली बार ऑपरेशन सिंदूर का एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर यानी सेना का डिजिटल वॉर रूम भी दिखाया गया और ये बिल्कुल उसी वॉर रूम के जैसा है जहां पर सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और रेडार से रियल टाइम डेटा मिल रहा था और फिर दुश्मन की पहचान करके तेजी से हमले किए जा रहे थे। Integrated Operational Center commemorating national victory during Operation Sindoor and inspiring the youth. The platform depicts conduct of operation in brief, led by Captain Samira Zenat Batar, showcasing the entire nation's effort in its success. A blend of Virasat, Vividta और विकास। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत किस तरह का वॉर रूम का प्रयोग कर रहा था, ये आज इस परेड में पहली बार दिखाया गया। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है और आज ही पहली बार भारत की सेना ने अपना फेज्ड बैटल एरे यानी युद्ध लड़ने की असली रणनीति को भी दिखाया। इसमें सबसे पहले रेडार और ड्रोन्स मिलकर दुश्मन की ताकत का पता लगाते हैं, फिर यह तय किया जाता है कि किस लक्ष्य पर किस हथियार से हमला किया जाएगा और आखिर में जमीन पर मौजूद टैंक्स और दूसरे हथियारों के साथ आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर से एक साथ हमला करके दुश्मन के इलाके पर नियंत्रण किया जाता है। भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध के लिए अपनी एक नई यूनिट तैयार की है और इसका नाम है शक्तिवान रेजिमेंट और इसे भी पहली बार इस परेड में शामिल किया गया है। इस यूनिट के पास अलग अलग प्रकार के कई हाईटेक ड्रोन्स हैं जो दुश्मन की निगरानी भी करते हैं और हमला भी करते हैं और ये रेजिमेंट इसके पास 1000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाले हेरोप ड्रोन्स भी हैं और इसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर हमला किया था इसी ड्रोन ने। भारतीय सेना ने पिछले साल अपनी एक नई और स्पेशल लाइट कमांडो बटालियन भी तैयार की है जिसका नाम रखा गया है भैरव बटालियन और ये नाम भगवान शिव के भैरव रूप से प्रेरित है। ये यूनिट आधुनिक हथियारों और ड्रोन से लैस है और इसे दुश्मन पर बहुत ही कम समय में तेज हमला करने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है और ये पहला मौका है जब इस यूनिट ने इस परेड में हिस्सा लिया है। We have Shere Jawan, the 4 Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorka, going past the saluting base. This is a specialized assault infantry unit bridging the capability of conventional infantry and special forces. Designed for rapid response and high intensity operation. And able first responder. और आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया है। यह शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। 40 वर्ष के शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यानी ISS पर करीब 18 दिन तक रहे थे। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने
भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आपको याद होगा, इससे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे विंग कमांडर राकेश शर्मा, और उन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को भी वर्ष 1985 में इसी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, और आज शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र पाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, और यही हमारे देश के हीरो हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश को इस ऑपरेशन की पल पल की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी आपको जरूर याद होंगी। सेना में अपने असाधारण योगदान और सेवा के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, और 52 वर्ष की सोफिया कुरैशी मई 2025 में दुनिया के लिए ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा और आवाज बन गई थी। उन्होंने अपनी स्पष्ट आवाज, गंभीर व्यक्तित्व से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। कर्नल सोफिया को मिलने वाला सम्मान सिर्फ एक व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं है, ये भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। और 26 वर्ष की सिमरन बाला ऐसी पहली महिला अधिकारी बन गई जिन्होंने कर्तव्य पथ पर आज CRPF के 140 पुरुषों के दल का नेतृत्व किया। यह सिर्फ एक परेड नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में हमारे देश की महिलाओं की बढ़ती भूमिका की एक बहुत बड़ी और विशाल तस्वीर है। CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा की रहने वाली हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के ये बहुत करीब है ये जगह। इस इलाके में आए दिन पाकिस्तानी गोलीबारी और आतंकवाद का खतरा बना रहता है, और सिमरन बाला का बचपन इसी जगह पर इन्हीं हालातों के बीच में बीता। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी सिमरन बाला एक सैन्य परिवार से आती हैं। उनके दादा और पिता भी भारतीय सेना में रह चुके हैं, और 3 वर्ष पहले जब सिमरन CRPF में शामिल हुई तब उन्हें छत्तीसगढ़ के एक नक्सल प्रभावित यानी एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में पहली पोस्टिंग मिली थी। And this is the CRPF marching contingent going smartly past the saluting base, led by Assistant Commandant Simran Bala and Miss Surabhi Ravi. The motto of the CRPF, service and loyalty. और हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी की बहुत चर्चा हो रही है। वो हर बार एक नए प्रकार की पगड़ी पहनकर आते हैं और वो हमेशा चर्चा में बनी रहती है। इस साल प्रधानमंत्री की पगड़ी में मरून, पीला और हरा इस प्रकार के कई रंग थे। इस पगड़ी पर मोर पंख के सुनहरे पैटर्न्स बने हुए थे, और बंधेज कला से प्रेरित ये पगड़ी भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता को दिखा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने पहनावे के जरिए देश के अलग अलग राज्यों और समुदायों को सम्मान देते रहे हैं और उन्हें एक मौका देते हैं अपनी कला को शोकेस करने का। 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार अलग अलग तरह की पगड़ी पहनी है। कभी वो राजस्थानी साफा पहनते हैं, कभी उत्तराखंड की पारंपरिक क्षेत्रीय टोपी पहनते हैं, कभी वो केसरिया रंग की बंधेज पगड़ी पहनते हैं, तो कभी हलारी पगड़ी। और प्रधानमंत्री का पहनावा हर साल कोई ना कोई संदेश देश को जरूर देता है।
किसी न किसी राज्य की संस्कृति के बारे में देश और दुनिया को जरूर बताता है। आप ये कह सकते हैं कि ये उनका एक प्रकार का स्टाइल स्टेटमेंट होता है जो वो हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर देश को और दुनिया को देते हैं। अब नजर है 2047 पर, जब आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे। हम लगातार लक्ष्यों को सामने रखकर उन्हें पाने के प्रयास में लगे हैं। इस महान देश की प्रगति और विकास गाथा लगातार लिखी जा रही है। स्वर्णिम भारत की आभा में दमकते मानवता और निखरते विश्व की ये तस्वीर भारत का भव्य गणतंत्र दिवस समारोह। और गणतंत्र दिवस पर पहली बार भारतीय सेना की रीमाउंट और वेटनरी कोर यानी आरवीसी की एक खास एनिमल कॉन्टिंजेंट ने इस परेड में हिस्सा लिया, जिसे हिम योद्धा कहा जाता है। साइलेंट वॉरियर्स के नाम से मशहूर ये जानवर उन स्थानों पर काम करते हैं, उन मुश्किल जगहों पर काम करते हैं जहां कई बार हमारे देश के सैनिक और मशीनें भी काम नहीं कर पाती। इस परेड में सबसे आगे 2 बैक्ट्रियन ऊंट थे जिनका नाम गलवान और नुब्रा है। ये ऊंट बहुत ही ठंडे मौसम में और 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भी आसानी से काम कर सकते हैं। ये 200 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं और बहुत ही कम पानी और कम भोजन में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इससे सेना को दूर दराज और कठिन इलाकों में सामान पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। इस परेड में लद्दाख की दुर्लभ और स्वदेशी नस्ल की 4 ज़ंस्कार पोनीज भी थी, जो घोड़े की ही एक प्रजाति होती है, बिल्कुल घोड़े के जैसी दिखती है और आकार में छोटी होने के बावजूद इनमें जबरदस्त ताकत और सहन शक्ति होती है। ये पोनी -40 डिग्री तापमान में भी बहुत आसानी से 70 किलो से ज्यादा वजन उठा सकती है और 18,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये आसानी से काम कर सकती हैं। आज की इस एनिमल कॉन्टिंजेंट में ब्लैक काइट्स यानी चील भी शामिल थी। ये चील अवैध ड्रोन्स को हवा में ही पहचानने, उन्हें पकड़ने और नीचे गिराने में सक्षम है। देखिए आप, बड़ी खास बात है आपके लिए, ये जो चील आप देख रहे हैं ये ड्रोन्स को पहचान भी लेती है और उन्हें मार गिराती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी रखने के लिए और दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट करने के लिए इन्हें बहुत खास तौर से ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। और आज की इस खास परेड में भारतीय नस्ल के 10 कुत्ते भी शामिल थे जिन्हें सेना ने बहुत खास ट्रेनिंग दी है। इस परेड में सियाचिन और लद्दाख में बॉर्डर की रक्षा करने वाले सैनिक भी शामिल थे और सेना के ये जवान बुलेट प्रूफ जैकेट, कैमरे और जीपीएस जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस थे। इनके साथ एक ग्लेशियर एटीवी गाड़ी भी थी जो बर्फीले इलाकों में काम करती है। तो यहां आप इस तस्वीर में आप देख पाएंगे, इसमें इंसान हैं, जानवर हैं, मशीन है और टेक्नोलॉजी है। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। थल सेना के मूक सैनिकों की और ये सब लोग मिलकर, ये हमारे जवान हैं, उनके साथ में जानवर हैं, अलग अलग प्रकार के ऊंट हैं, डॉग्स हैं, चील हैं, पोनीज हैं और ये सब मिलकर इनका उद्देश्य देखिए एक ही है और वो है भारतीय सीमा की रक्षा करना। ये इंसान और जानवर दोनों मिलकर आपकी और हमारी रक्षा करते हैं और इनका साथ देती है टेक्नोलॉजी और इनका साथ देते हैं मशीनें। तो कितना शानदार कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। इंसान, जानवर, मशीन और टेक्नोलॉजी सब कुछ एक साथ।